गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इसको नोट करो पहले तो जल्दी से। बोले आज आते ही काम शुरू। जी हाँ, काम शुरू है क्योंकि आज मैं कुछ लिख के लेके आया हूँ। अब आपको इन सब की प्लोइडी मैं बताऊंगा। प्लोइडी मतलब 2n है, n है या 3n है। 2n को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, n को बोलते हैं हैप्लॉइड और 3n को बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। हाँ, इंट्रो वगैरह भी करेंगे यार। अभी तो मैं जस्ट पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है? ये करवाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जेई नीट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, नीट की बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज आपका लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद अगर आएगा तो एनसीईआरटी डिस्कशन वाला लेक्चर आ सकता है। वो भी श्योरिटी नहीं है कि आएगा कि नहीं और कब आएगा, अगर आएगा भी तो, ठीक है? लेक्चर नंबर है ये 13। अच्छा, आपने वो लेक्चर देख लिया क्या जो केमिस्ट्री का एक रिकॉर्डेड लेक्चर आया होगा, है ना? आपने वो देख लिया क्या? लेक्चर 13 जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का, ठीक है? वो मैंने रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करवा दिया था, है ना? कर दिया, करवा दिया तो मैं ऐसे बोलता पता नहीं किससे करवा दिया, खुद ही करना था यार, ठीक है? तो वो मैंने आपको रिकॉर्ड करके डलवा दिया नहीं, डाल दिया, ठीक है? तो आप वो देख लेना एक बार, ठीक है? और ये भी इसका भी आपको वैसे ही एक रिकॉर्डेड मिल सकता है, पर वो थोड़ी देर बाद मिलेगा। तब मिलेगा जब अगला चैप्टर स्टार्ट हो चुका होगा। जैसे इस बार उसके 3 लेक्चर हो गए थे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसके बाद वो लेक्चर आया है ना, लिक्विड सॉल्यूशन का। तो वैसे ही जब अगले के 3, 4 या 5 लेक्चर हो चुके होंगे, फिर शायद हम इसका रिकॉर्डेड डालेंगे एनसीईआरटी डिस्कशन का। बिकॉज एनसीईआरटी डिस्कशन क्यों जरूरी है? मान लो मेरे से कोई चीज छूट गई, जो कि मेरे से छूट भी सकती है ना, कोई चीज छूट गई बताना, तो मैं आपको वहां पे बता दूं, ठीक है? और हाँ, वो भी देखना जरूरी है सबके लिए। वो कोई एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है, इसी सीरीज में लेक्चर है। लेक्चर 13 है ना, तो लेक्चर 14 में वो चैप्टर कंप्लीट मान लो आप, ठीक है? हाँ, तो ये सब अब आप मुझे बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन सा स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। अब ये मैं आपको बता देता हूं हैप्लॉइड कब होगा और डिप्लॉइड कब होगा। अब क्योंकि ये सारे किस चीज के, एंजियोस्पर्म्स के स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, तो डिप्लॉइड मतलब 2n होता है, ठीक है? डिप्लॉइड मतलब 2n होता है और हैप्लॉइड मतलब n। तो जब माइटोसिस होती है, जब क्या होती है माइटोसिस, माइटोसिस में जब आपने डिवीजन पढ़ी ना, अलग अलग डिवीजन कि किस में क्या हो रही थी, जैसे अगर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहा था तो माइटोसिस हो रही थी, ठीक है? पॉलन ग्रेन में जो जेनरेटिव सेल था उससे अगर हम वो बना रहे थे, क्या बना रहे थे, मेल गमीट, तो माइटोसिस हो रही थी। तो माइटोसिस में n है और n वाले सेल में माइटोसिस हो रही है तो n ही देगा। 2n वाले सेल में माइटोसिस हो रही है तो उसका रिजल्ट भी 2n ही होगा। पर अगर मान लो बात करें मियोसिस की, तो वो n वाले में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? वो पॉसिबल है 2n वाले में। 2n से n हो जाएगा, मतलब प्लॉइडी नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे मियोसिस किस में हो रहा था? जब हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बना दिए थे। अब ये वही रिलेट कर पाएगा जिसने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो हमने चैप्टर स्टार्ट कहां से किया था? यहां से स्टार्ट किया था। यहां से कहां से? एंथर के लेयर से। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। ये है आपकी मेल में एंथर की जो वॉल लेयर्स थी, और ये सारी कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी, ठीक है? क्योंकि ये सारी कैसे बनी थी? अपर पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल से। और ये दोनों सेल्स जब बने थे तो आर्किस्पोरियल सेल से बने थे। आर्किस्पोरियल सेल 2n था। देखो यहाँ पे एक और लिख लो, आर्किस्पोरियल सेल। क्योंकि आर्किस्पोरियल सेल कैसा था? 2n। और आर्किस्पोरियल सेल में बना था, हुई थी माइटोसिस। उससे क्या बना था? स्पोरोजिनस टिश्यू एंड अपर पैराइटल सेल। अपर पैराइटल सेल में माइटोसिस हुई थी, माइटोसिस नहीं माइटोसिस, तो एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टेपिटम बना था। और स्पोरोजिनस सेल में हुई थी तो स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया था, ठीक है? अब क्योंकि माइटोसिस हुई है तो 2n से 2n ही मिलेगा, ठीक है ना? ये सबको समझ आना चाहिए। फिर पीएमसी, एमएमसी, पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर, ये इन सब पे देखते हैं, है ना? फिर हमने देखा था स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को हमने क्या कहा था? पीएमसी। तो पीएमसी का क्या होगा? 2n, है ना? हाँ जी। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, 2n। पॉलन ग्रेन क्या नॉट विजिबल? अरे क्या नॉट विजिबल भाई? हेडिंग, अरे यार लेक्चर नंबर नहीं दिख रहा बस। नहीं यार, इतना तो आप देख लो, लेक्चर नंबर ही लिखा है बस। मेरे को ये दो नहीं दिख रहे होंगे आपको, नीचे वाले, है ना? हाँ, नीचे वाले कुछ नहीं दिख रहे, ये वाले दो। तो इनको मैं यहाँ पे ऊपर करके लिख देता हूँ, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ये नहीं दिख रहे थे बस, और ये तो आपको दिख ही नहीं रहे थे, तो आपको पता कैसे कि ये नहीं दिख रहे थे? हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन कैसे बना था, एमएमसी में मियोसिस हुई थी, उससे बने थे माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर में मियोसिस से बने थे, तो मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्योरिटी होती है एम, ठीक है। और पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर में जब आगे फर्दर डिवीजन हुई थी, हमने पढ़ा था कैसे कैसे हुई थी। माइक्रोस्पोर में पहले तो वो मतलब सारा वैक्यूल एक तरफ हो गए थे, ये सारी चीजें हमने देखी थी ना। तो माइक्रोस्पोर में क्या हुआ था, माइटोसिस हो रही थी, तो माइटोसिस होने से नंबर चेंज नहीं होता, एन का एन ही रहेगा। जनरेटिव सेल एन, वेजिटेटिव सेल एन, बिकॉज ये सारे माइटोसिस के ही प्रोडक्ट हैं। मेल गेमीट या स्पर्म, हमने पढ़ा तो था यार, जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती थी तो दो सेल बनते थे, जनरेटिव और वेजिटेटिव। अब माइटोसिस से बने हैं तो इनका एन और एन आएगा। मेल गमीट और स्पर्म, हमेशा कोई भी गमीट हो तो वो एन ही रहेगा, वो एन ही रहेगा। तो एन कौन से मिले आपको, ये एन है, एन 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 एन। आगे सिनर्जिड, एंटीबॉडल, इन सबको देखते हैं हम। अभी आपके आगे फीमेल स्ट्रक्चर्स, सिनर्जिड्स आपने पढ़े थे, एंटीबॉडल आपने पढ़े थे, तो ये सारे कैसे सेल्स हैं, ये कैसे सेल्स हैं, एन टाइप, पोलर न्यूक्ली एन। अब पोलर न्यूक्ली जब हम कहें ना कि पोलर न्यूक्ली फ्यूज हो गए, है ना, व्हेन पोलर न्यूक्ली फ्यूज हो जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। मैं देखता हूँ एक बार आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नहीं, अगर दिया होगा तो ही करवाएंगे, चलो नहीं भी दिया फिर भी आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब जब प्रायर टू फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, पोलर न्यूक्ली फ्यूज हो जाते हैं तो उसको बोलते थे सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब क्योंकि एन और एन फ्यूज होके आपस में मिले हैं, एन प्लस एन हुआ है तो ये 2n हो जाएगा। मेगास्पोर, अब ये स्पोर है तो कोई भी स्पोर होगा तो वो एन ही आएगा, तो इनको भी मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ साथ साथ में, है ना। एम्ब्रियोसैक एन, न्यूसेलस 2n, पेरिस्पर्म क्या होता था पहले तो ये बताइए मुझे। हाँ जी वेरी गुड, पेरिस्पर्म बताइए जल्दी से, 2n तो ठीक है, हाँ वेरी गुड। रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन सीड के अंदर न्यूसेलस चला गया, उसको बोलेंगे पेरिस्पर्म। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, है ना, देखो यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। फ्यूनिकल 2n, हाइलम 2n, इंटेगुमेंट्स 2n, बिकॉज ये सारे में कोई आपने मियोसिस पढ़ी, अगर आपने इन सब में मियोसिस नहीं पढ़ी तो आप इनको एन स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। रेडिकल 2n, ब्लूम्यूल 2n, कोलियोप्टाइल 2n, कोलियोराइजा 2n, सीड कोट 2n, तो ये फ्यूचर में जब सीड बन गया तो एम्ब्रियो 2n, टेस्टा टेगमेंट 2n और 2n ही रहेगा, बिकॉज ये बने तो यहीं से है ना यार। कोटिलेडन 2n, एपिब्लास्ट 2n, स्क्यूटेलम 2n। अब बोले स्क्यूटेलम क्या है, व्हाट इज स्क्यूटेलम, वो देखो, ये आपको पता नहीं होगा। स्क्यूटेलम क्या है, हम जो ग्रास फैमिली है, ग्रास फैमिली में हम कोटिलेडन को बोल देते हैं, ग्रास फैमिली का कोटिलेडन, उसको क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम, ठीक है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ऑफ कोर्स दीज विल आल्सो बी 2n एंड 2n। एंडोस्पर्म PEC, PEN, एल्यूरॉन लेयर, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस को थोड़ा अलग करके लिखो, नीचे करके लिख लेते हैं ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड। एंडोस्पर्म कैसे पढ़ा था हमने, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि दो पोलर न्यूक्ली और एक मेल गमीट फ्यूज हो जाता है तो वो बनाता है PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, है ना। तो ये इसका क्या था, प्लोइडी लेवल 3n, और PEN का 3n होगा। फिर इनकी डेवलपमेंट्स आगे हुई थी माइटोसिस से, याद करिए, माइटोसिस से इसकी डेवलपमेंट हुई थी PEC की, है ना। माइटोसिस हमने पढ़ी थी इससे कि माइटोसिस हुई थी और एंडोस्पर्म बना था। एंडोस्पर्म कैसा था, 3 तरह का हमने पढ़ा था और ये 3n होता है। तो एल्यूरॉन लेयर क्या थी, जो आपने कल ऐसा डायग्राम पढ़ा था ना एक पिछले लेक्चर में, ऐसे करके मैंने एल्यूरॉन लेयर बनाई थी, यहाँ पे एंडोस्पर्म था, एंडोस्पर्म की लेयर मान लो तो उसको भी 3n ही तो होगा ना, बिकॉज वो है तो एंडोस्पर्म की ही लेयर, है ना। तो ये आपके पास आ गया। अब ध्यान से आपको एक चीज समझनी है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो भी स्ट्रक्चर्स आपके 2n होते हैं, इनको हम बोल देते हैं स्पोरोसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्पोरोसाइटिक। और जो होते हैं n, दे आर गेमिटोफाइटिक और स्पोरोफिटिक, नॉट साइटिक, फिटिक,
ठीक है, मतलब स्पोर गिविंग गैमीट गिविंग ऐसा समझ लो, या गैमीट रिलेटेड स्पोर रिलेटेड, है ना। तो ये आपने पढ़ा है क्लास 11th में इन चैप्टर प्लांट किंगडम, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है सबको, है ना। जो हम रिवाइज करेंगे उसकी तब देखेंगे, पर अभी के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्पोरोफिटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेटोफिटिक, तो आपको पता होना चाहिए जो n है वो गैमेटोफिटिक, 2n स्पोरोफिटिक, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना सबके लिए। अच्छा एक मिनट, थोड़ी सी लाइट हम इसकी ना एक्सपोजर ज़्यादा कर देते हैं, हो जा यार, इतना काफ़ी है, चलिए ज़्यादा हो गया वैसे, थोड़ा थोड़ा सा कम कर दो। हाँ, नाउ आई होप सो इट इज़ परफेक्ट। आगे बढ़े क्या, कितना हो गया टाइम? अच्छा 10 मिनट, अरे ये क्या दिखा रहा है, हाँ चलिए 10 मिनट हो गए। रब कर दें क्या, नोट्स में से नोट कर लेना, ठीक है। जल्दी बोलो, बोलो रे बोलो, चले आगे। हाँ, तो अब हम पिछले लेक्चर को रिवाइज करते हैं। मैंने फोटो खींची थी क्या, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था अभी, एपिडर्मिस। अब मैं पहले फोटो खींचता हूँ, लाइट देख ली पर फोटो नहीं खींची ना। यहाँ बस नीचे हैप्पीकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, वो आप नोट कर लेना खुद ही अब ना। अब मैं इसको इरेज कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने इसकी फोटो भी खींच ली है, और अब हमने सारा कार्यक्रम निपटा लिया है रिलेटेड टू प्लॉइडी लेवल। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था उसको हम रिवाइज करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट सीड, सीड के बारे में हमने देखा था कि सीड क्या होता है, एम्ब्रियो का हमने मोनोकॉट्स का हमने एम्ब्रियो देखा था, मैं पहले बोलने लगा था एम्ब्रियो का हमने मोनोकॉट देखा था। तो अब हम आएंगे लेक्चर नंबर 12 के रिवीजन पे। तो हमने देखा था एम्ब्रियो का, मोनोकॉट का एम्ब्रियो, जिसका स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से, है ना। ये मोनोकॉट एम्ब्रियो था जिसमें ये थी एल्यूरोन लेयर, इस तरह से ऐसे एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म था, यहाँ पे था स्कूटेलम, बिकॉज मोनोकॉट में ही ना ये जो हमने एम्ब्रियो बनाई ये वीट का है, तो वीट में इसको क्या बोलेंगे, स्कूटेलम बोलेंगे, जो कॉटिलेडन है ना। यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, ये हमने देखा था। इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, और इस साइड क्या था। हाँ बहुत सही कमेंट में आ रहे हैं आंसर, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूम्यूल, ये सारी चीजें हमने देखी थी। हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये क्या था, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर वाली साइड एपिकोटाइल, नीचे वाली साइड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल में क्या है, रेडिकल है, और ऊपर यानी कि प्लूम्यूल, ठीक है। प्लूम्यूल की कवरिंग कोलियोप्टाइल, हाइपोकोटाइल में जो रेडिकल है उसकी कवरिंग कोलियोराइजा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था सीड के बारे में कि सीड जो है कई सारे फंक्शंस हैं उसके, एडवांटेजेस हैं उसके एंजियोस्पर्म्स में। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, सीड कोट से प्रोटेक्शन मिलती है एम्ब्रियो को। और क्या करता है सीड, फिर सीड डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, डोरमेंसी। अब ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि कैसे जाएगा डोरमेंसी पीरियड में, कैसे जाएगा। सीड जो है वो हार्डन कर लेगा खुद को, हार्डन कर लेगा एम्ब्रियो, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, चलो यहीं पे अभी यहीं पे समझा देता हूं। एम्ब्रियो ये न्यू कंटेंट है, न्यू कंटेंट मतलब लेक्चर 13 में बता रहा हूं, लेक्चर 12 में नहीं बताया। न्यू कंटेंट, एम्ब्रियो हार्डन्स इटसेल्फ, कैसे, कुछ कंटेंट लूज करके, बाय लूजिंग सम कंटेंट, कॉमा मेकिंग इट्स सेल ड्राई, अपनी सेल को क्या बना लेगा, ड्राई, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड डोरमेंसी। तो ये डोरमेंसी की डेफिनेशन एंड हाउ डोरमेंसी पीरियड में कैसे जाएगा कोई एम्ब्रियो, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इससे डोरमेंसी पीरियड से क्या होता था, डोरमेंसी में चला गया तो वायबिलिटी बढ़ जाती थी, वायबिलिटी बढ़ जाती थी, ठीक है, वायबिलिटी बढ़ेगी। अब वायबिलिटी क्या होती थी, सीड वायबिलिटी, कि कितने देर तक कोई सीड जो है वो जर्मिनेट करने के काबिल है। फिर हमने एक लाइन पढ़ी थी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द सेक्सुअल या आपके, हाँ, सेक्सुअल प्रोसेसेस या प्रोसेसेस रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन, है ना, सेक्सुअल प्रोसेसेस लाइक पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर, सीड फॉर्मेशन इज लेस डिपेंडेंट। इसका मैंने आपको मतलब समझाया था कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में पानी चाहिए होता है, और सीड जो है सीड फॉर्मेशन वो पानी के बजाय इन दोनों पे ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है।
आगे और क्या पढ़ा था हमने, है ना। इसके बाद हमने एग्जांपल देखे थे वायबिलिटी के। एक हमने पढ़ा था ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस पढ़ा था। ऑक्सैलिस में क्या था, फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ्स, या कुछ फ्यू मंथ्स या ईयर्स ही था, मेरे ख्याल से ईयर्स ही होगा, मंथ्स था कि फ्यू मंथ्स था ना। ऑक्सैलिस में फ्यू मंथ्स था। फिर आर्कटिक, आर्कटिक ल्यूपाइन पढ़ा था हमने, ल्यूपाइन, है ना। ल्यूपिनस आर्कटाइकस, ल्यूपिनस आर्कटाइकस। अब क्या ये नाम मैंने सही लिखा है, नहीं। अगर हम नाम लिखते हैं टेक्सोनॉमी में तो कैसे लिखते हैं, ल्यूपिनस आर्कटाइकस अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। ल्यूपिनस आर्कटाइकस इसके थे 10,000 साल, और ये आर्कटिक उस पर मिला था ना ये, तो 10,000 साल थी इसकी डोरमेंसी, डोरमेंसी कह लो या वायबिलिटी पीरियड कह लो, ठीक है। फिर हमने एक पढ़ा था फिनिक्स, क्या पढ़ा था नाम, फिनिक्स, यार इसका नाम ना मैं पिछली बार भूल गया था। फिनिक्स डेलिप्टेरिया कुछ ऐसा था, डेलिप्टेरिया है ना, कुछ ऐसा डेलिप्टेरिया नाम था, है ना। तो इसका नाम क्या था, फिनिक्स डेलिप्टेरिया कुछ ऐसा ना, और इसके थे 2,000 साल, ठीक है। तो ये थे वायबिलिटी पीरियड, ठीक है। अब इस वायबिलिटी पीरियड में, इस वायबिलिटी पीरियड में ये जो है सीड, अगर इसको हम इस डोरमेंसी के पीरियड में अगर हम इसको कुछ सुटेबल वो देंगे ना कंडीशंस, तो ये जर्मिनेट कर सकेगा, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज भी कर लिया लेक्चर नंबर 12। अब हम लेक्चर 13 में आएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना फ्रूट वाला टॉपिक। इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो। अरे उस साइड दिख नहीं रहा यार, आप बता तो दिया करो, हैं। यू नोट टेलिंग एनीथिंग। अब परफेक्ट है, ठीक है। इस साइड सारा दिख रहा है, हेडिंग नहीं दिख रही बस ऊपर की, और यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, नहीं पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ रही है, यहां तक दिख रहा है, हाँ। तो ये था लेक्चर नंबर 13 हमारा स्टार्ट हमने कर दिया। अब हम आएंगे लेक्चर नंबर 13 के टॉपिक्स पे, है ना, जो कि क्या है, फ्रूट है, जो कि क्या है, फ्रूट है। चलिए फ्रूट को स्टार्ट करते हैं। अरे यार ये आपने कर लिया ना नोट पिछले लेक्चर में ही, है ना। चलो अब हम फ्रूट को स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये नया चीज था, तो ये आपको नोट कर लेना है कि क्या करेगा वो, अपना कुछ कंटेंट लूज करेगा, ड्राई हो जाएगा और हार्डन कर लेगा खुद को, क्या, एम्ब्रियो, ठीक है, ताकि वो डोरमेंसी पीरियड में जा सके। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अबाउट फ्रूट। फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, राइपेंड ओवरी। फ्रूट को क्या बोलते हैं, राइपेंड ओवरी, ठीक है। तो जैसे ये क्या है, एक ओवरी है, मैंने ओवरी बना दी है, ओवरी, और ये क्या है, डॉटेड जो मैंने बनाई है, ये वॉल है ओवरी की, दिस इज वॉल ऑफ ओवरी, ठीक है, और ये ओवरी। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या हो जाएगा, अब बी की जगह कुछ और नहीं लगाना है किसी को भी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होगा, ओवरी का बन जाएगा फ्रूट, और यहां पे जो अब फ्रूट की लेयर है, फ्रूट की वॉल है, वॉल ऑफ फ्रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज पेरिकार्प। पेरिकार्प पिछले लेक्चर में भी मैंने बता दिया था ये चीज, इतनी चीज हमने पिछले लेक्चर में भी देख ली थी। तो राइपेंड ओवरी को हम बोलते हैं फ्रूट। जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में क्या बन जाता है, ओवरी को ही हम फ्रूट बोल देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वॉल ऑफ ओवरी का कोई नाम नहीं होता, बट वॉल ऑफ फ्रूट का नाम है पेरिकार्प, ठीक है। अब फ्रूट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है ड्राई फ्रूट, एक होता है फ्लैशी फ्रूट, ठीक है। एक होता है ड्राई फ्रूट, एक होता है फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या है, पेरिकार्प ने फर्दर डिविजन्स नहीं की होती, है ना, पेरिकार्प ने फर्दर डिविजन्स नहीं की होती, इसमें पेरिकार्प ने ज्यादा लेयर्स नहीं बनाई है, इसका मतलब ये है, ठीक है। पेरिकार्प डिड नॉट फॉर्म फर्दर लेयर्स, ठीक है। एनसीईआरटी पेज बताओ, एनसीईआरटी पेज बताइए, एक मिनट रुको, एक मिनट, पेज नंबर एनसीईआरटी का कहाँ है, एनसीईआरटी तो मेरे पास पड़ी है यहीं पे, है ना, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ अभी। फ्रूट वाला आपको चाहिए तो फ्रूट है ये, पेज 36 है ओल्ड एनसीईआरटी में से। ये देखो, ये सब डोरमेंसी का दिया हुआ ना, जो मैंने आपको अभी बताया कि 10 से 15% मॉइस्चर हटा देगा अपने अंदर से, ताकि वो खुद को ड्राई बना सके, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं अभी,
यहाँ पेरिकार्प, वॉल ऑफ ओवरी डेवलपमेंट टू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है, यहाँ पे हैं हम। तो पेज नंबर 36 है, आप इसको नोट कर लो, 36 पेज। हाँ, इसके बाद आप सारी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो खुद से पहले, है ना, ठीक है। चलिए, ड्राई में क्या होगा, पेरिकार्प डिड नॉट फॉर्म फर्दर लेयर्स, इसमें पेरिकार्प ने ज्यादा लेयर्स नहीं बनाई, यानी पेरिकार्प डिवाइड नहीं किया। और फ्लैशी में क्या होगा, पेरिकार्प डिवाइड्स इनटू 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर्स, एपी, हाइपो, एंडो, यही होती है 3 लेयर्स भाई, सही बात है। एपिकार्प, तो पेरिकार्प जो इसमें क्या बन जाएगा, देखो पेरिकार्प था तो उसने क्या बना लिया, एपिकार्प, एंडोकार्प, एंडोकार्प होता है इनर वन, एपिकार्प होता है बाहर वाला। और जैसे आपकी बॉडी में होता है ना, अच्छा ये आपको अभी एनिमल टिश्यू का टॉपिक है ना, तो मीजोकार्प, ठीक है ना, मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, ये आपका फ्लैशी में है, ये आपका ड्राई में है। ड्राई फ्रूट के एग्जांपल क्या क्या है आपके पास, ड्राई फ्रूट में जैसे हो गया लीची, हो गया है ना, लीची, ठीक है ना, लीची समझ आ गया सबको, उसमें एक ही है बस, पेरिकार्प ही तो है, उसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है, लीची हो गया। फ्लैशी का एग्जांपल देखो, गुआवा, गुआवा, बिकॉज उसमें गुआवा में ना देखो मैंगो एक बाहर, फिर बीच में फ्लैशी पार्ट, उसके उस साइड जो वो होता है, क्या होता है, बीज, कोआ बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ कोआ, तो कोआ का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसमें लेयर्स में उसने डिवाइड कर लिया। एपिकार्प इज आउटर, मीजोकार्प इज मिडल लेयर, एंडोकार्प इज इनरमोस्ट, इनरमोस्ट, आउटरमोस्ट एंड मिडल, ठीक है। ये आपने पढ़ा अबाउट फ्रूट, गुआवा, मैंगो, लीची, कुछ एग्जांपल आपने देख लिए, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो, है ना, और किसकी वेट कर रहे हो, नोट कर लो। अच्छा, एक एक एग्जांपल और नोट कर लो, यहाँ पे ऑरेंज कर लो और यहाँ पे मस्टर्ड कर लो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए ना, तो इसलिए ये करवा देना बढ़िया रहता है। यहाँ तक दिख रहा है, विजिबल तो होना चाहिए, हाँ विजिबल है, इसको नोट करो भाई, नोट कर लो इसको जल्दी से। नॉट क्लियर, क्या नॉट क्लियर, देखो इसमें क्या है, ड्राई वाले में पेरिकार्प डिवाइड नहीं किया, ठीक है, पेरिकार्प डिवाइड नहीं किया तो सिर्फ पेरिकार्प ही है, तो लीची और मस्टर्ड में ऐसा होता है। फ्लैशी पेरिकार्प डिवाइड कर गया 3 लेयर्स में, अलग अलग, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एपिकार्प आउटरमोस्ट, मीजोकार्प मिडल, एंडोकार्प इनरमोस्ट। इसका एग्जांपल है गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। अब एग्जांपल तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मेरे से भी नहीं मारा जाता रट्टा, है ना, बट क्या करें, ये क्यों हटा दिया। अगला टॉपिक, अब फ्रूट को ना हमने डेवलपमेंट कहां से हुई है, किस पार्ट से डेवलपमेंट हुई है फ्रूट की, उसके ऊपर बेस्ड भी हमने इसको 3 कैटेगरीज में डाला है। फ्रूट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्ट ऑफ ओरिजिन, लिखूं, पार्ट ऑफ ओरिजिन लिख लो, कहां से ओरिजिन हुआ है फ्रूट, ठीक है, पार्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट। जैसे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ट्रू फ्लावर नहीं, ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। हाँ, अब ट्रू फ्रूट में क्या है, ट्रू फ्रूट में ओवरी ही डेवलप हुई है फ्रूट में, ठीक है, ट्रू फ्रूट में क्या है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, and of course it is a general case in most of the angiosperms, ठीक है, कोई भी फ्रूट आप उठा ले, जनरल,
जो अभी इन दोनों में करवाऊंगा ना उनके अलावा, तो इसी का है, ऐसा आप मान सकते हैं। फॉल्स फ्रूट में क्या है, ओवरी की जगह कोई और पार्ट, एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम ओवरी, कॉमा लाइक थैलेमस हो गया, ठीक है, थैलेमस आपने पढ़ा ना, थैलेमस, थैलेमस है, कोई पेटल है ना, ये सब जो है थैलेमस एक्सेट्रा डेवलप्स इनटू फ्रूट, उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। बिकॉज असली फ्रूट तो वही है ना जो ओवरी से डेवलप हुआ, अगर ओवरी से डेवलप नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट, ठीक है, जो कि थैलेमस वगैरह से डेवलप हुआ। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, काजू जो आप खाते हैं ना, कैश्यू, और एप्पल, ठीक है, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है। फिर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, अब ये आपके लिए बहुत जरूरी है इस डेफिनेशन को सुनना, और बहुत ध्यान से सुनना इस डेफिनेशन को, बिकॉज आगे आप कंफ्यूज होंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एपोमिक्सिस, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट आया है, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक में क्या है, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एग्जांपल क्या है, बनाना, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, हम बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए बनाना की हमें सीडलेस वैरायटी इज आल्सो अवेलेबल, सीडलेस वैरायटी भी आती है एक मार्केट में, ठीक है, सीडलेस वैरायटी। अब सीडलेस है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन हुई होती तो सीड बना होता, पर यहाँ पे सीडलेस है मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इसमें आपको एक चीज जो याद रखनी है, दैट इज फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट, ठीक है। ये आपके लिए मेन चीज है, क्रक्स है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम मिला होगा एक, ये देखो, ये दिख रहा है क्या, ये अच्छा, एक्सपोजर मैं थोड़ा ठीक करता हूँ इसका, हाँ अब देखिए इसको ध्यान से, ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें देखो ध्यान से, ये एप्पल का इन्होंने दिखाया हुआ है फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो देखो ये थैलेमस है, जो आप पार्ट खाते हो ना वो क्या है, थैलेमस है, और ये अंदर क्या है, सीड है, ठीक है। और अभी कैसा फ्रूट आपको दिख रहा है, एंडोकार्प, मीजोकार्प, अगर ये सब है तो ये कैसा फ्रूट हो गया, इट इज एप्पल, इज एप्पल कैसा फ्रूट हो गया अगर एंडोकार्प मीजोकार्प भी है, यहां पे आप लिख लो, एप्पल इज फ्लैशी फ्रूट, फ्रॉम डायग्राम हमने देख लिया, क्योंकि एंडोकार्प मीजोकार्प में डिवाइडेड आपको दिख भी वही था। और इसमें देखो, ये देखो स्ट्रॉबेरी, ये ACHEN, एशीन कह लो या एकिन कह लो, ठीक है, ये सेपल है, और ये फॉल्स फ्रूट है, ये थैलेमस, देखो थैलेमस वाले पार्ट को आप खाते हैं, ये किसका फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, और ये दाने दाने से आपको दिखते हैं ना इस पर, ये एशीन होते हैं, ठीक है। ये आप नाम याद रख लो बस। ये देखो जो मैंने आपको बताया था, वीट का दिख रहा है आपको, वीट लिखा हुआ मैंने, स्क्यूटेलम, ठीक है, जो कल आपको यहाँ पे मैंने बताया था ना एक एरिया टाइप मार्क करके। और ये देखो कोटिलेडन्स है, ठीक है, कोटिलेडन्स, ये हाइपोकोटाइल है, रूट एक्सिस, ठीक है, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलेडन, ये सारे डायग्राम हैं जो आपको खुद से देखने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दूं क्या, पहले इसको नोट कर लो आप, है ना, तब तक मैं इसकी फोटो भी खींच देता हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड लास्ट क्यों, आप बोलोगे लास्ट बचा अब तो एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, बट सेकेंड लास्ट इसलिए क्योंकि आपका एक टॉपिक बच गया है, इन विट्रो पॉलिनेशन, इन विट्रो जर्मन पॉलिनेशन, एंड वही मतलब इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और पॉलिनेशन भी आप खुद से कैसे करेंगे, कर लो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बच गई है एक बस, इसको कर लो पहले आप नोट, है ना, इतना टाइम देना नहीं चाहिए वैसे, कर लो इसको नोट बस यार, नोट नोट नोट, अरे बाबा नोट, ओ माय डार्लिंग दिल मेरा नोट, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, अगला चैप्टर आप बताना कौन सा करना है। हाँ जी चलिए,
हमारे पास बचा है वी आर लेफ्ट विद द टॉपिक। ये आप लिखना नहीं, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि नोट्स में जो पढ़ते हैं ना, सिर्फ नोट्स अगर कोई देख रहा है तो उसको पता चले। इन विट्रो जर्मन, जर्मन नहीं, पोलन जर्मिनेशन, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो वो मैं आपको अभी करवा रहा हूं, है ना, वो आपको अभी करवा रहा हूं। इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन में क्या है, हमने क्या किया, ये एक हमने क्या ले ली, स्लाइड ले ली। बोले पीपीटी कौन सी स्लाइड, बैकग्राउंड कौन सा लेना है इस स्लाइड का। अबे गधों, जो आपने माइक्रोस्कोप की स्लाइड देखी होगी, है ना, वो स्लाइड, इसके ऊपर हमने रखा एक इस तरह से पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन, जिस भी सैंपल का हमें लेना है। फिर इसके अंदर मैंने क्या भर दिया, थोड़ा सा मैंने 10% शुगर सॉल्यूशन डाला है। कितना गंदा लग रहा होगा आपको। 10% शुगर सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब क्या होता था असल में, पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन जो है वो शुगर किससे लेता था, जब वो, यार क्या गिरा है ये इतना नीचे, पोलन ग्रेन असल में सॉल्यूशन किससे लेता था, बोलिए आप बताइए यार, पोलन ग्रेन किसके ऊपर लैंड करता था। यस, वेरी गुड, अक्षत का बिल्कुल सही आंसर है, रीमा का बिल्कुल सही आंसर है, सीमा का बिल्कुल सही आंसर है, गोविंद का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सही, प्रिया, अंजलि, महक, सबका बहुत सही आंसर। हाँ, ये नैतिक, नैतिक तो उसमें आता था भाई पहले, ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं, चलिए, है ना। तो कहां से लेता था, स्टिग्मा से लेता था, ठीक है। तो इसमें स्टिग्मा तो नहीं है आपके पास, क्योंकि आप इन विट्रो कर रहे हैं, मतलब लेबोरेटरी में कर रहे हैं। इन वीवो मतलब, एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन वीवो, ठीक है। एक इन विट्रो होता है, एक इन वीवो। अब आप इन वीवो का मुझे खुद बताएंगे अगले लेक्चर में, इसमें नहीं, इसमें नहीं बताने का, अगले लेक्चर में बताने का। तो इन वीवो, इन विट्रो क्या होता है, लेबोरेटरी में करना है, या अब इस लेक्चर के कमेंट में, है ना। तो 10% शुगर सॉल्यूशन आपने लिया है, उसमें अपने पोलन ग्रेन को रख दिया है। अब ये पोलन ग्रेन इसको एक्सेप्ट करेगा, और इसमें 10% शुगर सॉल्यूशन जो आपने डाला है, उसके कारण ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू फॉर्म, और फिर आप इसको किसी प्लांट में रख देंगे। जर्मिनेशन तो हो गया ना, जर्मिनेशन क्या होता था, पोलन ट्यूब का बनना, जर्मिनेशन इज डन। तो ये क्या है, इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। अगला है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, आपको अपनी मर्जी के प्लांट्स के साथ क्रॉस करना है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने एक प्लांट ले लिया, ये उसका मान लो फ्लावर है ना। अब फ्लावर के ऊपर, फ्लावर में ना थोड़ा दूसरे तरह से बनाता हूं, ऐसे बना दिया मैंने, है ना। ये आपका प्लांट फ्लावर था, है ना, इस तरह से। अब मैंने ये पहला स्टेप देखो, इससे मैंने क्या किया, एंथर रिमूव कर दिए, ये यंग है, दिस इज ए यंग फ्लावर, इससे मैंने एंथर हटा दिए यंग एज में ही, ठीक है। अगर मान लो, मतलब हमने मेल पार्ट हटा दिया इसका, है ना, तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसका एंथर हटा दिया, ये क्या हो गया, पहले क्या था, कंप्लीट फ्लावर था, बिकॉज इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, अच्छा सेपल नहीं दिख रही, सेपल भी ले लो, सेपल, पेटल, पिस्टिल और स्टेमन चारों दिख रहे हैं, तो ये कंप्लीट था। अब ये इनकम्प्लीट हो गया, बिकॉज एक चीज हमने हटा दी, ठीक है। और जो हमने हटाई है वो क्या था, वो क्या था, एंड्रीशियम। एंड्रीशियम मतलब जो भी सारे वॉल था, किस चीज का वॉल को बोलते हैं एंड्रीशियम, किस चीज के वॉल को एंड्रीशियम बोलते हैं, जल्दी लिखिए कमेंट में। स्टेमन, बहुत सही बहुत सही, स्टेमन, स्टेमन को हमने हटा दिया, स्टेमन को रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं इमास्कुलेशन। इंसानों या जानवरों के केस में इसको बोलते हैं नसबंदी। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टेमन, स्टेमन कह लो या मेल पार्ट कह लो,
मेल ऑर्गन, ठीक है, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन, ठीक है। ये अब ऐसा मिल गया। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक बैग से इसको कवर कर दोगे, ठीक है, एक बैग से इसको कवर कर दोगे इस तरह से। अच्छा, ये तो काला ही लग रहा है पेन, नीले में काली की इंक डाल दी होगी मैंने। खुराफाती तो हम बचपन में हैं, बचपन से हैं, जैसे बोलते ऐसे रहे जैसे पता नहीं कितने बड़े बूढ़े हो गए हम। तो ये क्या कर दिया मैंने, बैग लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैगिंग। बैग से इसको कवर कर दिया। बैगिंग क्यों की, वाई बैगिंग इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन टू अवॉइड pollination from any other flower। मतलब हम अपनी मर्जी से कोई पोलन ग्रेन हमें डालना है, तो ही तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल मतलब हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी मर्जी से कोई पोलन ग्रेन डालेंगे इसके ऊपर। अब अगर मान लो हमने बैग नहीं लगाया, किसी और फ्लावर का पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया, तो फिर तो हमारा इसको इमैस्कुलेशन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो यह है स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है, बैगिंग। इसका करते क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, ताकि कोई और अनवांटेड फ्लावर जो हम नहीं चाहते, बिकॉज हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, मतलब हम अपनी मर्जी के फ्लावर से ही इसको करवाएंगे हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो अनवांटेड फ्लावर इसको कोई ना करे, ठीक है, पॉलिनेट, तो इसीलिए हम बैगिंग करते हैं। और इसमें हम साथ में लगा देते हैं एक टैग। टैग, टैग किस चीज के लिए, जिसमें हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे इस प्लांट का, कौन सा नाम है, डेट लिखेंगे कि हमने लास्ट टाइम बैगिंग किस दिन करी थी, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन हम इसके ऊपर लिखते हैं। तो ये क्या है, टैग है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, टैगिंग। टैगिंग क्यों की जाती है, टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट, info of the plant and research date on it, research dates on it, कि किस किस दिन हमने इसके ऊपर रिसर्च की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। तो हम एक टैग ऐसा लगाएंगे, उसके ऊपर हम इसको ऐसे इस बैग के साथ लगा देंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं टैगिंग, ठीक है। ये हो गया। अब आफ्टर दिस जब हमें चाहिए हम तब क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, हमने क्या कर दिया, डस्ट कर दिए, डस्ट द दिख रहे इतने नीचे नहीं दिख रहा इतने नीचे नहीं दिख रहा, तो फिर रुको, ये भी मैं ऐसा करता हूँ, बोल देता हूँ, फोटो में आपको सारा आएगा, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिए, वी विल डस्ट द पॉलन ग्रेन, कौन सा, डिजायर, जो हम चाहते हैं, ऑन द स्टिग्मा, बैग को हटा के, आफ्टर अनबैगिंग, या बैग को रिमूव करके, रिमूविंग द बैग, आफ्टर रिमूविंग द बैग, ठीक है। फिर ये कैसा हो गया, हमने इसके ऊपर डस्ट कर दिया। डस्ट करने के बाद आपका आएगा फिफ्थ, रीबैगिंग। हम इसको फिर से बैग कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अगर मान लो ये क्या हो गया, मोनोकार्पेलरी ना होके मल्टी कार्पेलरी है, ठीक है, तो फिर ये किसी और कोई और स्टेमन अगर उस पे आके, स्टेमन अपना एंथर उसके ऊपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई और जो है कार्पेल अगर एक्सेप्ट कर ले कोई और पॉलन ग्रेन, तो फिर इसमें कुछ और भी बन सकता है ना। तो इसलिए हमने रीबैगिंग कर दी, ठीक है, फिर हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ वी विल वेट फॉर दी डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, बिकॉज जो हमने पॉलन ग्रेन डाला है वो इसको करेगा जर्मिनेट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इसको नोट कर लो। अब इसमें आपकी एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन भी दिया हुआ है, किस चीज़ का, बैगिंग क्यों करते हैं, बैगिंग की वो क्या जरूरत क्या है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, है ना जी। इसको नोट करो। 40 मिनट की हुई है अभी क्लास, आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, 20 मिनट लगभग हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा यार, 45 या 50 तक ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 45-50 तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बंद कर दूँ, मिटा दूँ यार, चैप्टर भी खत्म करना है, ऐसे ना करो यार, टॉपिक समझो आप आज बस, ठीक है, लिखवा में लेना आज एक दिन बस, ठीक है ना। चलिए, अब आपका लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, समझ नहीं आया,
क्या समझ नहीं आया बाबू? ए बाबू, ए बाबू, क्या समझ नहीं आया कि आप धरती पे क्यों हैं? अरे यार, इसको थोड़ा आप रिपीट करके देखना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने क्या पता मतलब सुना ना हो अच्छे से, क्योंकि कई बार होता है यार, मेरे साथ भी होता है, ठीक है ना? तो अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? सीड फॉर्म हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस, मियोसिस नहीं हो रही, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक मिनट यार, है ना? अब अगर मान लो सीड बन गया, सीड बनने का क्या मतलब हुआ? एम्ब्रियो बन गया, है ना? और कैसे बना? बिना फर्टिलाइजेशन के बना। जी, सीड कैसे बनता है? सीड का मतलब क्या हो गया? एम्ब्रियो हो गया ना। एम्ब्रियो के बिना सीड कैसे यार? है जी, पता है सबको ये चीज? तो सीड फॉर्मेशन विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, डू नॉट मिक्स विद, या मिक्स की जगह मैं क्या लिखता हूं? डू नॉट मिक्स स्लैश कंफ्यूज विद पार्थेनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। अब डिफरेंस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस इज, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें क्या है? एपोमिक्सिस में सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है। और फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन में सीड होता ही नहीं था, ठीक है? इसमें क्या होता था? सीड एब्सेंट होता था, और इसमें तो सीड बना है ना? इसीलिए तो हम इसको बोलते थे पार्थिनोजेनेसिस को, सीडलेस प्लांट्स, ठीक है? तो एपोमिक्सिस क्या है? सीड फॉर्मेशन हुई है बिना मियोसिस के, बिना फर्टिलाइजेशन के। अब एपोमिक्सिस 3 आपकी बुक में आपको दी हुई है। इसका मैं आपको पेज नंबर इसका भी बता देता हूँ। एक पेज आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको ये सब हम कर चुके हैं। ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हम कर चुके हैं, पेज नंबर 38। ये नीचे वाला पार्ट बचा है बस। तो अरे साइन तो नहीं दिख गए, ये साइन है नहीं वैसे हमारे, है ना? तो ये नीचे वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, बस आपको ये और ये, ठीक है? फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है। इतना सा पार्ट बचा हुआ है, बस आप ये देख लो। इसको हम एगोनोस्पर्मी भी बोलते हैं। क्या मिस्टेक क्या भाई यार, क्या मिस्टेक है? एगोनोस्पोरी भी बोलते हैं, इज अदर नेम फॉर एपोमिक्सिस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एगोनोस्पोमी क्या है? एगोनोस्पोरी क्या है? एक दूसरा नाम है एपोमिक्सिस का। तो एपोमिक्सिस को कहीं अगर आपको मान लो एगोनोस्पोरी लिख के आ जाए तो वो भी एपोमिक्सिस ही है, ठीक है? अब एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन, देखो क्या हो रहा है इसमें? सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रही। सीड इज अ product of sexual reproduction, which here we are getting asexually. Hence हम क्या कह सकते हैं? अब कई बच्चे बोलेंगे बोर्ड में घुसी जाओ, अब लिखना है तो फिर लिखूंगा ही ना यार। Hence apomixis is known as, apomixis is known as asexual. Apomixis is a method of, asexual reproduction which mimics sexual reproduction. Very important line.
एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो मिमिक कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो एपोमिक्सिस आपको, ये चीज आपको पता हो गई नहीं, मतलब पता चल गई, ठीक है। ये आपके पास है। अब एपोमिक्सिस हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो न्यू सेल्स के सेल्स, ठीक है, एक इंटेगुमेंट के सेल्स से कर सकते हैं, और एक शुरू से ही एमएमसी से, एम्ब्रियो सैक अगर बने ही ना, ठीक है, अगर शुरू से स्टार्टिंग से, ठीक है, एमएमसी से कौन माल है, एमएमसी से ही चलता आ रहा है। अब वो भी आपको बता दो, पहले आप इतना नोट करो, ठीक है। मैं साइड पे हो गया हूँ, इसकी मैं फोटो भी खींचता हूँ। हो गया क्या नोट? अब हम देखेंगे एपोमिक्सिस कैसे कैसे हो रही है, ठीक है। सबसे पहला एमएमसी में, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल 2n, अब हमने पढ़ ली है तो मैं लिखूंगा साथ साथ में। एमएमसी से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बन गया। अब एम्ब्रियो सैक की क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2n या n? टेल मी वेरी वेरी फास्ट। एम्ब्रियो सैक एमएमसी से डायरेक्टली बन रहा है, तो क्या लिखूंगा इस केस में मैं? 2n या n? 2n या n? n n n n। बहुत सही, कई सारे बच्चे n लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप एक नंबर के गधे हैं। गधे ही हो यार, एमएमसी से डायरेक्टली बन रहा है तो 2n होगा ना, बिकॉज हमने क्या पढ़ा, एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होगी। मियोसिस अगर नहीं है तो क्या 2n से n बनेगा? नहीं। एक लिख रहा है, पहली बार लगा था, सही हो गया, वही गलत है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक से क्या बन जाएगा? एग सेल, जो कि कैसा है? 2n है ना। और इससे आगे जाके सीड बन जाएंगे। सही बात है, समझ आई। तो ये है फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है न्यू सेल्स के सेल्स। न्यू सेल्स सेल्स प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। न्यू सेल्स के सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं। प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, कहीं से भी घुस सकते हैं, है ना। कॉमा, डेवलप themselves into embryo, ठीक है। सीड भी लिख लो, एम्ब्रियो भी लिख लो ना, बिकॉज एम्ब्रियो बन गया तो सीड तो बन ही जाएगा, है ना। डेवलप themselves into embryo, more than one embryo condition is also more than one embryo at a time, बिकॉज आपको क्या पता कितने न्यू सेल्स के सेल्स आ गए अंदर, है ना। तो इसको हम बोल देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। और ये है सेकेंड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। थर्ड में इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट से डायरेक्टली क्या बन गया? इंटेगुमेंट से बन गया एम्ब्रियो। इंटेगुमेंट से भी डायरेक्टली एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। ये आपके पॉली एम्ब्रियोनी, सॉरी एपोमिक्सिस हमने पढ़ ली कि कैसे कैसे हो सकती है। एमएमसी से डायरेक्टली बन सकता है, न्यू सेल्स के सेल्स अंदर प्रोट्रूड कर सकते हैं, इंटेगुमेंट से एम्ब्रियो बन जाता है। अब हम देखेंगे कि एपोमिक्सिस हमने की क्यों है, इसका फायदा क्या है। पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है ना। नोटेड? तो मेरे को बता देना, जब नोट कर लो तो एक बार मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये करते किस में है हम? एपोमिक्सिस हम किस में करते हैं वो भी लिख लो। एपोमिक्सिस एस्टर केसी फैमिली आपने सुनी होगी, एस्टर केसी फैमिली, उसमें हम करते हैं। एस्टर केसी फैमिली होगी, पोएसी फैमिली, सॉरी पोएसी नहीं, ग्रास फैमिली है ना, ग्रास की फैमिली है, उसमें हम कर लेते हैं, है ना। तो ये उसमें हम एपोमिक्सिस कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए इसके, ठीक है। नोट कर लियो इसको भी, है ना। देखो एग्जाम्पल तो आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। तो वो अब मारो, चाहे एग्जाम के टाइम मारो, पर मारना तो पड़ेगा भाई। अब मारना रट्टा है, रट्टे की बात कर रहा हूँ, कुछ और नहीं मारना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। मेरा क्या है भाई, मैं तो अभी 10 मिनट और लेने को तैयार हूँ, है ना। बिकॉज अभी बच्चा क्या है, एडवांटेजेस बचे हैं बस। हो गया ना तो एडवांटेजेस
एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? टाइम आपके पास बहुत कम है अब, है ना। एपोमिक्सिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट, आइडेंटिकल टू पेरेंट। अरे 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 क्या है, कुछ तो चुप गया, अच्छे से लगा। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। हाइब्रिड विगोर इज कंजर्व, या विगर कह लो या विगोर, विगोर कहते हैं गवार लोग, विगर कहते हैं थोड़े जो समझदार होते हैं। हाइब्रिड विगर इज कंजर्व। एंड नेक्स्ट, फार्मर्स नीड नॉट बाय हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर। ठीक है, तो ये हमने एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस लिख लिए। ठीक है, तो इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर बता रहा हूं भाई। हाइब्रिड विगर क्या होता है ना, ये किसी चीज में बढ़ोतरी, ठीक है, किसी चीज में एनहांसमेंट, कोई चीज बढ़ रही है, जैसे साइज बढ़ गया क्रॉप का, दैट इज हाइब्रिड विगर, कंजर्व हो गई। ठीक है, वो कंजर्व रहता है, बस सिंपल है। ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, ये भी क्लियर है। और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना चाहूंगा। तो आपके पास भी अगर एनसीईआरटी तो आप रीड कर सकते हो फ्रॉम पेज 39। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है ना, हाइब्रिड वेराइटीज वेजिटेबल क्रॉप्स, ठीक है, तो वहां पे आप देखेंगे थर्ड लाइन, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हर साल हाइब्रिड बनाने पड़ते हैं, हाइब्रिड के सीड्स। ठीक है, if the seeds collected from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters। अब उनमें अगले कैरेक्टर्स आ जाएंगे अगर हम उनको सो करेंगे। ठीक है, वो वाले तो चले जाएंगे वापस कहीं ना कहीं। अब हम उन हाइब्रिड कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेंगे एपोमिक्सिस करके, और फिर हमें हाइब्रिड सीड्स लेने की हर साल जरूरत नहीं है। ठीक है, production of hybrid seeds is costly, hence the cost of hybrid seeds become too expensive for the farmer if the hybrids are made into apomix। इन हाइब्रिड को हम एपोमिक्स बना लेते हैं। ठीक है, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर ये कैरेक्टर्स कहीं जाएंगे नहीं। अगर मैंने इसको सो कर दिया, सो कर दिया मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे दोबारा, फिर से नए वो आएंगे प्रोजेनी, तो सेक्सुअल तो चले जाएंगे ना। बट एपोमिक्सिस में सेक्सुअल है ही नहीं। अगर हमने उस हाइब्रिड सीड को एपोमिक्ट बना लिया, ठीक है, हाइब्रिड सीड के कैरेक्टर एक एपोमिक्टिक सीड में ले आए, तो क्या वो बढ़िया नहीं है? बढ़िया है। ठीक है, बिकॉज फिर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है एपोमिक्सिस में। ठीक है ना, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द हाइब्रिड। अगर हमने एपोमिक्ट बना लिया तो फिर सेग्रीगेट नहीं होंगे कैरेक्टर्स। फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप आफ्टर ईयर। ठीक है, तो उसको हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर साल प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उन्हीं हाइब्रिड सीड्स को बार बार सो कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे है ये सारा लास्ट की 3-4 लाइन्स में, है ना। न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, and then he does not have to buy hybrid seeds every year because of the importance of apomixis in hybrid seed industry. Active research is going on। ये तो ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके पास हो गया एपोमिक्सिस के बारे में, ये सारी चीजें। ठीक है, एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस। और पॉलीएम्ब्रियोनी, एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए। ठीक है, और वो हमने देख लिया कैसे कैसे हो रहा है। पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे हो रही थी? जब न्यूसेलस के सेल्स चले जा रहे हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो ये आपके पास है एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस। चलिए फिर क्लास को एंड करें क्या? कोई अगर आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी आप पूछ लो कुछ अगर डाउट है। ये थोड़ा ऐसा करेंगे, डाउट के लिए ना आप मेरे को कमेंट में बता देना। अगर आपको कोई इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इन द लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 14 भी आएगा एक, पर वो उसमें अभी थोड़ा टाइम है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको 2 जगह पोल मिलेगा, एक टेलीग्राम चैनल पे और एक यूट्यूब चैनल पे। और नेक्स्ट चैप्टर आप मुझे बताएंगे आपको कौन सा स्टार्ट करना है, ए, बी या सी। ए है आपके पास ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बी है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सी है ही नहीं। ठीक है, बस ए एंड बी, इनमें से आप मुझे बताइएगा कौन सा आप स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप अगला चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाला नहीं पढ़ पाओगे तो आप उससे अगला नहीं पढ़ पाओगे, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, वो अलग चैप्टर है, वो भी हम कर लेंगे कवर, धीरे धीरे सब हम करेंगे। तो आप मुझे पहले इनका बताइएगा। कई सारे लिख रहे हैं ए, कई लिख रहे हैं बी, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने कहा पोल आ जाएगा आपके पास इसका, है ना, पोल ऑन वाईटी एंड टेलीग्राम दोनों पे आएगा, ठीक है। मैं इसकी भी एक बार फोटो खींच लेता हूँ। अब हम आएंगे होमवर्क वाली स्लाइड, तो नहीं है यहाँ पे, होमवर्क पे आएंगे अब हम। होमवर्क देखिए, होमवर्क देखिए, होमवर्क इज, होमवर्क, होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क क्या है, रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, रिवाइज ऑल क्लास नोट्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं इसके, जिसमें आप हर एक इंफॉर्मेशन को कवर कर सकें। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद शेयर विद मी, और मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, बिकॉज सबकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपका कोई चैनल है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक भी कर दूंगा ना इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोग आपके चैनल से जाके वो डाउनलोड कर सके। आपको ये चाहिए तो वो भी कर देंगे। शेयर विद मी, ये मैं आपको जल्दी बता दूंगा कैसे आप शेयर कर सकते हो, है ना। या देखता हूँ अगर अभी बता सकता हूँ तो भी। अच्छा, क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, है ना। आपको मैं बता देता हूँ आप मुझे कहाँ पे सेंड कर सकते हो। एक मिनट, यू कैन सेंड मी दीज एट सुमित SS123687, ठीक है। सेंड मी एट सुमित SS123687, यही है, हाँ 687@gmail.com। यहां पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। और डीपीपी नंबर 129 सारे डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। सॉन्ग आज आपको हम नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि टाइम देखो यार, तुम्हें जाना नहीं है क्या कहीं, मुझे तो जाना है और जल्दबाजी भी है। चलिए सुना देते हैं, कोई कौन सा सुनाया जाए, बोलो यार, मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा है। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलिए इसको आप कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।